हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल। मैं सबसे प्रथम पढ़ाना चाहता था टेंस, लेकिन टेंस से पहले कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें जानना ज़रूरी है। एट फर्स्ट आपको स्टडी करना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जैसे कि शरीर को जानने के लिए उसके सारे अंगों को जानना जरूरी है। जैसे कि हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, जो भी चीज़ हैं, शरीर के सारे अंग, वो जानने के बाद हम शरीर के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से किसी भी भाषा को सीखने के लिए उनके सारे अंगों को जानना जरूरी है। आखिर वो भाषा बने हैं किन अंगों से। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि भाषा के अंग। कोई भी भाषा जिन अंगों से बने हैं, जिन पार्ट्स से बने हैं, उन पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखते हैं। तो आज देखें कि भाषा के अंग कितने हैं और उनको हम बारी बारी से जानते हैं। हाँ, तो जरा ध्यान दें। शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा बनते हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उनके वाक्य की संरचना को जानना जरूरी होता है। और कोई भी वाक्य शब्दों से बनते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि शब्दों का वाक्य में कार्य क्या है। तो शब्दों का वाक्य में अपने कार्य के अनुसार विभाजन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। द डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों का वाक्य में अपने कार्य के अनुसार विभाजन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न कार्य हैं। उस कार्य के अनुसार, उस वर्ग के अनुसार उन्हें नाम दिया जाता है। जैसे कि शब्द वाक्य में निम्न तरह के कार्य करते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर बी प्रोनाउन, नंबर सी एडजेक्टिव, नंबर डी वर्ब, नंबर ई एडवर्ब, नंबर एफ प्रीपोजिशन, नंबर जी कंजंक्शन, एच इंटरजेक्शन। तो ये जो भी शब्द हैं उनके जितने भी कार्य हैं उन्हें हम बारी बारी से जानेंगे। पहले कोई शब्द नाउन के रूप में किस तरह काम करते हैं हमें उन्हें जानना होगा। और नाउन हम किन्हें कहते हैं यह भी जानना जरूरी है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड ए नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आप आंखें खोलते हैं और आंखें खोलने के बाद जो कुछ भी नजर आते हैं कुछ न कुछ उनका नाम होता है। उन्हीं नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन किसी लड़का का नाम है, ये एक संज्ञा है। इंडिया देश किसी प्लेस का नाम है, ये संज्ञा है। बिहार ये भी एक प्लेस का नाम है, बिहार राज्य। बुक किताब ये किसी थिंग का नाम है। फैन पंखा यह भी किसी चीज का नाम है। काव किसी जानवर का नाम है। डॉग कुत्ता ये भी जानवर का नाम है। तो जितने भी इस दुनिया में व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, जानवर हैं, स्थान हैं, उनके कुछ न कुछ नाम हैं, उन्हें ही हम संज्ञा कहते हैं। नंबर बी प्रोनाउन, सर्वनाम। A pronoun is a word which is used in place of a noun. संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल उठता है कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है जब संज्ञा मौजूद हो। तो किसी भी संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से उसका एसेंस खत्म हो जाता है, उसकी ब्यूटिफिकेशन खत्म हो जाती है। अगर आप बार बार किसी संज्ञा का यूज करते हैं तो बार बार यूज करने से उसका एसेंस, उसकी ब्यूटिफिकेशन खत्म हो जाती है। तो किसी संज्ञा की ब्यूटिफिकेशन को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम उसे बार बार यूज नहीं करते, उनके बदले में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इस तरह प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा से पहले आता है। प्रो प्लस नाउन, जरा इनके एनालाइज करें। प्रोनाउन प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स पहले, नाउन मीन्स संज्ञा, यानी कि वह शब्द जो संज्ञा से पहले आए उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जांपल में देखें, आई एम मोहन। आई एम मोहन, मैं मोहन हूं। यहां मोहन के लिए आई आया है, लेकिन आई मोहन से पहले आया है।
मोहन के बदले में लेकिन मोहन से पहले, इसलिए आई एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन जो है संज्ञा के बदले में आता है पर संज्ञा से पहले उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां पर मोहन के बदले में आया है आई, पर मोहन से पहले आई का प्रयोग किया गया है। ही इज मोहन, मोहन नाउन है जिनके बदले में ही का प्रयोग किया गया है, और ही मोहन से पहले आया है, इसलिए प्रोनाउन ही एक प्रोनाउन है। वी आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स छात्र, हम लोग छात्र हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए वी का प्रयोग किया गया है, इसलिए वी एक प्रोनाउन है जो स्टूडेंट्स से पहले आया है। यू आर रवि, रवि एक नाउन है जिनके बदले में यू का प्रयोग किया गया है जो रवि से पहले आया है, इससे यू एक प्रोनाउन है। सी इज मीरा, मीरा नाउन है और मीरा के लिए सी का प्रयोग किया गया है जो मीरा से पहले आया है, इससे सी एक प्रोनाउन है। दे आर बॉयज, बॉयज नाउन्स हैं और उनके बदले दे का प्रयोग किया गया है जो एक प्रोनाउन है और बॉय से पहले दे आया है। अब एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव विशेषण, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषता कहने से यह पता नहीं चलता कि किस तरह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कोई शब्द बता रहा है। तो विशेषता को ठीक से समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि विशेषता का क्या मीन्स है, क्या मतलब है विशेषता का। विशेषता का अर्थ है वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, रंग रूप, गुण दोष, स्थिति, अवस्था, दशा एवं संख्या बतलाए। इतने चीज जो बताएंगे किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में वो विशेषता होगी। अगर इस तरह हम जान लेते हैं तो संज्ञा को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत जगह ऐसी स्थिति आती है कि हम वाक्य में, सेंटेंस में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो उसे ठीक ढंग से, अच्छी तरह से, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए आप याद रखें कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, रंग रूप, गुण दोष, स्थिति, अवस्था, दशा एवं संख्या बतलाए वे विशेषण होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह लंबा है, यह लंबा लंबाई बता रहा है वह का, इसलिए लंबा एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। घर चौड़ी है, यह चौड़ी घर की चौड़ाई बता रहा है, इसलिए चौड़ा चौड़ी ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। पुल ऊंचा है, यहाँ पुल की ऊंचाई बता रहा है, ये ऊंचा शब्द, इसलिए विशेषण है। तुम मोटी हो, यहाँ तुम इसकी मोटी, मोटापा बता रहा है, इसलिए मोटी एक विशेषण है। नदी गहरी है, नदी की गहराई, ये गहरी ये शब्द नदी की गहराई को बता रहा है, इसलिए ये गहरी एक एडजेक्टिव है। वह काला है, वह ये रंग बता रहा है, काला रंग बता रहा है। वह नामक जो कोई भी पर्सन है, व्यक्ति है, उसका ये रंग बता रहा है काला, इसलिए काला एक एडजेक्टिव है। वह सुंदर है, ये रूप बता रहा है, वह का ये सुंदर उसका रूप बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है। तुम ईमानदार हो, ईमानदार यह क्वालिटी गुण बता रहा है। तुम किसी व्यक्ति, तुम नामक कोई व्यक्ति का यह क्वालिटी बता रहा है, उसकी विशेषता है ये ईमानदार, तो ईमानदार एक एडजेक्टिव है। वह क्रोधी है, यह वह नामक व्यक्ति का ये डिसक्वालिटी यानी कि उसका दोष बता रहा है, क्रोधी, गुस्सैल, इसलिए ये क्रोधी एक विशेषण है। रवि अमीर है, अमीर स्थिति बता रहा है। जैसे कि कोई लड़की वाले अपने लड़की के लिए लड़का तलाश करने जाते हैं तो वह कहते हैं कि यह पता करना कि लड़के की स्थिति क्या है। तो स्थिति का मतलब है कि वह अमीर है या गरीब है, तो अमीर उसकी स्थिति है, यानी कि पैसे, अच्छे पैसे रहने की स्थिति को अमीरी कहते हैं। तो रवि अमीर है यानी कि अमीर उसकी स्थिति को बता रहा है, इसलिए एक विशेषण है। वह बेहोश है, बेहोश उसकी दशा, अवस्था को बता रहा है। अब कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, अगर वो हॉस्पिटलाइज है तो डॉक्टर आते हैं, पूछते हैं अरे पेशेंट की क्या स्थिति है, तो लोग बताते हैं कि बेहोश है, यानी कि उसकी स्थिति अभी
ठीक नहीं है, तो बेहोश उसकी स्थिति बता रहा है, इससे बेहोश एक एडजेक्टिव है। सोहन बीमार है, बीमार ये भी स्थिति, अवस्था या दशा बता रहा है। बीमार की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में है, तो बीमार एक विशेषण है। मेरे पास 5 किताबें हैं, 5 संख्या बता रहा है, इसलिए ये एक विशेषण है। इस तरह अगर आप एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए इस परिभाषा से बेहतर इसे याद रखें कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, रंग, रूप, गुण, दोष, स्थिति, अवस्था, दशा एवं संख्या बतलाए, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस से आप आराम से एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्हें याद रखना ज्यादा बेहतर होगा, जिस वजह से आप एडजेक्टिव को क्लियरली और नाइसली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इस परिभाषा से कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण होते हैं। आखिर विशेषता क्या है, ये स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो उन्हें बताता हूं तो विशेषता समझ नहीं पाते, जबकि उन्हें इस तरह बताने से आराम से समझ लेते हैं, सेंटेंस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एडजेक्टिव कहाँ है। तो मेरा ये मानना है कि आप इन्हें याद रखें, जो बेहतर रहेगा। वर्ब, क्रिया। A verb is a word which says something about a noun or pronoun. वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहता है, उसे क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा से यह क्लियर नहीं हो पाता है कि वर्ब किसे कहते हैं। अगर आप इसे दूसरे तरह से देखें तो कहीं बेहतर होगा। ये मैंने अपनी ओर से तैयार किया है, ये मेरा सेल्फ मेड है, और मेरा ऐसा मानना है कि यह परिभाषा आपके लिए कहीं बेहतर होगी उस बुकिश एग्जाम्पल से, उस बुकिश डिफिनेशन से। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस काम को करता है वही काम क्रिया कहलाती है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु किसी भी काम को जो वह पूरा करता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे वृक्ष फलता है, यह ट्री, वृक्ष के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, फलने का काम हो रहा है, इसलिए ये फलना ये क्रिया है। कुत्ता भूखता है, ये कुत्ता के द्वारा कौन सा काम, भूखने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ बार्क, भूखना, ये वर्ब है, क्रिया है। फिल्म चलती है, फिल्म का काम चलना है यहाँ, इसलिए चलना, रन, ये वर्ब है। वृक्ष फलता है, द ट्री बियर्स, कुत्ता भूखता है, द डॉग बार्क्स, फिल्म चलती है, द फिल्म रन्स। इस तरह फलना बियर्स, भूखना बार्क्स, चलना रन्स, ये क्रियाएं हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कोई भी काम किया जाता है वही काम क्रिया कहलाती है। इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो क्रिया पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बात, दूसरी बात यह भी याद रखें कि वर्ब हर हमेशा वाक्य के सबसे अंत में रहती है। ये देखिए, इसमें फलना, भूखना, चलना, वर्ब को पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप हिंदी वाक्य के सबसे अंत में देखेंगे, इन द एंड, तो आप देखेंगे कि आपको वही क्रिया होगी। और दूसरी बात यह भी याद रखना है कि क्रिया का ओरिजिनल फॉर्म, मूल रूप जिसे कहते हैं, उसमें ना लगी हुई रहती है। क्रिया के मूल रूप में ना लगी रहती है। वृक्ष फलता है, इसमें क्रिया का मूल रूप फलना है, फलना। कुत्ता भूखता है, भूखना, यह ना लगी रहती है। चलती है, चलना। तो क्रिया का जितना भी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें ना लगी रहेगी। फलना, भूखना, चलना, ये वाक्य के अंत में क्रिया रहती है, उसके मूल रूप में ना लगी रहती है। उस ना को हटाकर हम वाक्य बनाते हैं। फलना का ना हटकर और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान चिन्ह ता है लगी है तो फलता है। कुत्ता भूखता है, ना हटकर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान चिन्ह ता है लगी है। फिल्म चलती है, चलना का ना हटकर चल प्लस ती है लगी है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम बताने लेंगे तो आपको ये जरूर बताएंगे कि उसकी पहचान चिन्ह क्या है और किस तरह क्रिया के ना को हटाकर हम पहचान चिन्ह जोड़कर टेंस बनाते हैं। जिस टेंस की पहचान चिन्ह जोड़ेंगे वो टेंस बनेगी। तो इस तरह आप देखिए कि वर्ब जो होती है हिंदी वाक्य के सबसे अंत में रहती है।
और यहाँ आपने देख लिया कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो भी कोई काम किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। अब आगे हम देखते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जैसा कि इसके परिभाषा से पता है, आप सबसे अंत में मैंने इसे लिखा है एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस वर्ब। इसको एनालाइज अगर हम करते हैं तो एडवर्ब में दो चीज होते हैं। एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म एड निकल गया और उसमें वर्ब जुट गया, यानी कि एडवर्ब में दो चीज का समावेश है। टू थिंग्स जो है इसमें वो दोनों इसमें कंबाइन है। एडजेक्टिव प्लस वर्ब दोनों इसमें, यानी कि दोनों की जो क्वालिटी है एडवर्ब में रहती है। कैसे, जरा देखें। एडवर्ब व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अनदर and adverb is a word which is used to modify a verb, an adjective or another adverb। जो शब्द किसी एडजेक्टिव वर्ब एवं दूसरे किसी एडवर्ब की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव का काम क्या है कि एडवर्ब का क्या काम है, किसी क्रिया की और किसी विशेषण की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाना। तो गौर से देखें कि एडवर्ब में क्रिया और विशेषण दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि एडवर्ब जो है उसमें वो काम उसका क्या है, तो किसी क्रिया की विशेषता बताना, किसी विशेषण की विशेषता बताना या खुद की विशेषता बताना। अगर कोई संज्ञा किसी नाउन की विशेषता कोई शब्द बताता है तो वह एडजेक्टिव होता है, किसी वर्ब की विशेषता बताता है तो एडवर्ब होता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है तो भी वह एडवर्ब होता है। लेकिन वह शब्द जो किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है उसके लिए कोई नया शब्द नहीं है, वह एडवर्ब ही होती है। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, यहाँ गर्ल एक नाउन है, इस गर्ल की विशेषता क्वालिटी गुड बता रही है, इसलिए गुड यहाँ एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है। सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, लड़की यहाँ नाउन है जिसकी विशेषता अच्छी बता रही है, तो नाउन की विशेषता बताने वाली शब्द गुड एक एडजेक्टिव है। अब ठीक इससे नीचे वाले वाक्य में सी इज अ वेरी गुड गर्ल, वह एक बहुत अच्छी लड़की है, लड़की की विशेषता गुड बता रही है, अतः गुड एक एडजेक्टिव है और गुड की विशेषता वेरी बता रही है, तो वेरी एक एडवर्ब है। तो किसी नाउन की विशेषता बताने वाली शब्द एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाली शब्द एडवर्ब। वह एक बहुत अच्छी लड़की है, लड़की अच्छी है, तो लड़की की विशेषता अच्छी बता रही है, यह एक एडजेक्टिव है। और अच्छी की भी विशेषता, अच्छी में भी क्वालिटी बहुत अच्छी। सपोज कीजिए कि आप ये चाहते हैं कि किसी अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम जाओ अब मेरे लिए लड़की देखो, अगर तुम लड़की पसंद करोगे और तुम ओके कर दोगे तो मैं उस लड़की से शादी करूंगा। तो आपका दोस्त जाता है लड़की देखने के लिए, अगर वो आपसे कहता है कि लड़की अच्छी है तो आप उतने सेटिस्फाई नहीं होते, सोचा अच्छा लड़की ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपका दोस्त कहे लड़की बहुत अच्छी है तो आप बेहद खुश हो जाते हैं, तब आपको जरा भी डाउट नहीं रहती है, आप समझ जाते हो बहुत अच्छी है, यानी अच्छी में भी क्वालिटी हो जाती है। बहुत लड़की अच्छी है कहने से यह बोध होता है ठीक ठाक है। लेकिन अगर वही दोस्त आपका कहे कि लड़की बहुत अच्छी है तो बहुत का यह मतलब हुआ कि मोहर लग गई कि हाँ बिल्कुल 100% बहुत अच्छी, मतलब बिल्कुल ही सुपर फाइन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लड़की की विशेषता अच्छी और अच्छी में भी क्वालिटी बहुत बताती है। तो इस तरह से गर्ल की विशेषता बताने वाली शब्द गुड एडजेक्टिव और गुड की विशेषता बताने वाली वेरी या एडवर्ब है। तो यहाँ देखें तो यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता वेरी बता रही है, एडवर्ब है। अब ठीक उसी के नीचे सी वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ धीरे धीरे किस चीज की विशेषता बता रही है, किस चीज के बारे में बता रही है, धीरे धीरे चलने के बारे में बता रही है। वह धीरे धीरे है ऐसी बात नहीं है, वह धीरे धीरे है ऐसा नहीं बताया जा रहा है, वह
के बारे में, वह चलता है और चलने का जो उसका अंदाज है वह धीरे धीरे है। ये चलने के अंदाज के बारे में धीरे धीरे बता रहा है। तो चलना, वॉक के बारे में धीरे धीरे बता रहा है, तो धीरे धीरे ये क्रिया वॉक की विशेषता बतला रही है, इसलिए यह स्लोली एडवर्ब है। तो इस वाक्य में सी वॉक्स स्लोली, यह वॉक्स की विशेषता बताती है स्लोली, इसलिए स्लोली एक एडवर्ब है। अब फिर इसी के नीचे देखते हैं, सी वॉक्स वेरी स्लोली। इस वाक्य में वॉक्स की विशेषता स्लोली बता रही है और स्लोली की विशेषता वेरी बता रही है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, चलने का अंदाज धीरे धीरे है और धीरे धीरे में भी बहुत लग जाने से उसकी एक मात्रा बता रही है कि धीरे धीरे में भी बहुत, उसका अंदाज बहुत धीरे धीरे है। इस तरह एक एडवर्ब की यहाँ पर विशेषता धीरे धीरे खुद एडवर्ब है और उसकी विशेषता बहुत बता रही है, तो ये भी एक एडवर्ब ही है, क्योंकि एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द के लिए कोई नई परिभाषा नहीं है, उसे एडवर्ब ही कहते हैं। इस तरह आपने देखा कि नाउन की विशेषता बताने वाला गुड एक एडजेक्टिव, फिर गुड की विशेषता बताने वाला वेरी एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बताने वाला स्लोली एडवर्ब, फिर किसी एडवर्ब यानी स्लोली की विशेषता बताने वाला वेरी या एक एडवर्ब। तो एडवर्ब का क्या काम है? किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताना, किसी वर्ब की विशेषता बताना या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताना। तो एडवर्ब का यही काम है, यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब एवं दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले सब एडवर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।